नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी उग्रवादियों की हिंसा की निंदा की। भारतीय समुदाय और उनकी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का ऑस्ट्रेलिया से अनुरोध किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पिछले महीने जम्मू के नरवाल में हुए विस्फोट में शामिल लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी को गिरफ्तार किया। त्रिपुरा में 16 फरवरी को विधानसभा चुनाव में 259 उम्मीदवार मैदान में। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी में भारत की अध्यक्षता में G20 समूह की पहली सतत वित्त कार्य समूह बैठक का उद्घाटन किया। रेलवे ने यात्री किराए से आय में 73% की वृद्धि दर्ज की और भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच त्रिकोणीय T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट का फाइनल मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी उग्रवादियों की हिंसक घटनाओं की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने संवाददाताओं को बताया कि ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों के साथ यह मुद्दा उठाया गया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय अधिकारियों से इस घटना की जांच और अपराधियों को दंडित करने का आग्रह किया गया है। We have been repeatedly taking up with the Australian authorities our concerns about actions by such elements, including those that are proscribed terrorist organizations, in fact. We have also conveyed our firm rejection of the so-called Khalistan referendum and the politically motivated exercises by extremist elements. प्रवक्ता ने कहा है कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों से इस मुद्दे को बार-बार उठाया है। श्री बागची ने कहा कि राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित उग्रवादियों के तथाकथित खालिस्तान जनमत संग्रह को भारत सिरे से खारिज करता है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया सरकार से भारतीय समुदाय और उनकी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की गई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 21 जनवरी को जम्मू के नरवाल क्षेत्र में हुए विस्फोट के सिलसिले में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी को आज गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से एक अनूठा परफ्यूम आईईडी बरामद किया गया है। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि 11 दिन की मेहनत के बाद जम्मू पुलिस को ये कामयाबी मिली है। पुलिस ने जम्मू के रियासी जिले के निवासी आरिफ अहमद को गिरफ्तार किया है। आरिफ सरकारी कर्मचारी होने के साथ ही लश्कर-ए-तैयबा का सक्रिय आतंकवादी भी है। वो रियासी निवासी कासिम और वहां के ही अपने संबंधी कमरदीन की मिली भगत से आतंकी गतिविधियों में लगा हुआ था। कमरदीन फिलहाल पाकिस्तान में है। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि आरिफ शास्त्रीनगर, कटरा और नरवाल में हुए आईईडी विस्फोट की 3 घटनाओं में शामिल रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर अपराधियों पर नजर रखने के लिए विभिन्न देशों की पुलिस एजेंसियों के बीच तालमेल और बढ़ाने की आवश्यकता है। मुंबई में इंटरपोल युवा पुलिस सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। भारत में इंटरपोल सम्मेलन का आयोजन 25 जनवरी से शुरू हुआ था। ये सम्मेलन दिल्ली, गुजरात और मुंबई में आयोजित किए गए। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए कुल 259 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज नाम वापस लेने का आखिरी दिन था। अगरतला में संवाददाताओं से बातचीत में मुख्य निर्वाचन अधिकारी किरण गिट्टे ने बताया कि आज 32 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस लिया। राज्य में 16 फरवरी को मतदान होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस महीने की 16 तारीख को 60 सीटों वाली त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए किसके खिलाफ कौन खड़ा है यह साफ हुआ है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी किरण गीते ने बताया कि कल चुनाव आयोग ने सभी वैध उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह दे दिए। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह से डाक मतपत्र की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मतपत्र छपवाकर सभी रिटर्निंग अधिकारियों को सौंपे जाएंगे। सभी 23 अनुमंडलों में मतदान की प्रक्रिया इसी महीने की 8 तारीख से शुरू होगी। चुनाव कर्मियों और सेवा मतदाताओं को मताधिकार के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए डाक मतपत्र दिए जाएंगे। इसके अलावा चुनाव विभाग ने वृद्धों और विकलांगों के लिए उनके घर पर ही वोट डालने की व्यवस्था भी की है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, अगरतला। मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्य की सभी 60 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की।
तृणमूल कांग्रेस और नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी ने भी सभी 60 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी यूडीपी ने गारो हिल से 15 सहित कुल 45 उम्मीदवारों की घोषणा की। राज्य में 31 जनवरी से नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 7 फरवरी तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मेघालय के चुनाव में 6 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख अर्नेस्ट मावरी वेस्ट शिलोंग सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने मौजूदा मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के खिलाफ अपने वरिष्ठ नेता और राज्य इकाई के उपाध्यक्ष बर्नार्ड मराक को साउथ तूरा सीट से उतारा है। 5 बार विधायक और एनपीपी नेता मार्टिन डेंगो रानीकोर से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा पूर्व तृणमूल कांग्रेस नेता हिमालयन शंकलियांग, जो हाल ही में पार्टी में शामिल हुए थे, उन्हें मावसिन राम विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है। भाजपा ने अपने मौजूदा विधायकों अलेक्जेंडर हैक और शानबोर सुलाई का टिकट बरकरार रखा है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, शिलोंग। नागालैंड में विधानसभा के आगामी चुनाव में नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी और भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त सरकार ने 3 महिला उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में खड़ा किया है। आज इन दोनों राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिनमें एनडीपीपी की 2 और भारतीय जनता पार्टी की 1 महिला उम्मीदवार शामिल है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय आयुष पत्तन और पोत परिवहन तथा जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने G20 समूह के सदस्य देशों से आग्रह किया है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सतत जीवन शैली अपनाने का सामूहिक आंदोलन चलाएं। गुवाहाटी में G20 देशों के सतत वित्तीय कार्यकारी समूह के प्रारंभिक सत्र में उन्होंने कहा कि विश्व को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल समाज के निर्माण के लिए कार्बन उत्सर्जन को सीमित करना होगा। इस अवसर पर सतत वित्तीय कार्यकारी समूह के सह अध्यक्ष अमेरिका के लैरी मैकडॉनल्ड ने श्री सोनोवाल का आभार व्यक्त किया। इस बैठक में G20 देशों के प्रतिनिधि आमंत्रित देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर असम की सांस्कृतिक विरासत को भी दिखाया गया। भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का आयोजन फार्म गेट ऐप और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF ने संयुक्त रूप से किया था। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य इन दोनों संस्थाओं में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी उपलब्ध कराना है। केंद्रीय विद्युत मंत्री राजकुमार सिंह ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के ऊर्जा संक्रमण कार्यकारी समूह की पहली बैठक भारत में हो रही है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर चर्चा और मजबूत आधार तैयार करने की दिशा में ये बैठक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारत इस महीने की 5 तारीख से 7 तारीख तक बेंगलुरु में G20 देशों के ऊर्जा संक्रमण कार्यकारी समूह की बैठक का आयोजन कर रहा है। रेलवे ने यात्री खंड की राजस्व आमदनी में 73% की वृद्धि दर्ज की है। अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक यात्री खंड में कुल आय पिछले साल के करीब 31,000 करोड़ रुपये की तुलना में 54,733 करोड़ रुपये है। इसी अवधि के दौरान यात्रियों की कुल अनुमानित संख्या पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 6,181 लाख की तुलना में 6,590 लाख है। मंत्रालय ने कहा कि अनारक्षित यात्री खंड में भी राजस्व आय में 361% की वृद्धि दर्ज हुई। राजस्व आय पिछले वर्ष के 2,555 करोड़ रुपये की तुलना में 11,788 करोड़ रुपये से अधिक है। देश में चालू वित्त वर्ष के दौरान घरेलू हवाई यातायात ने गति पकड़ी है और इसमें कोविड से पहले के लगभग 97% स्तर तक पहुंच जाने की संभावना है। आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री डॉक्टर वीके सिंह ने ये जानकारी दी। G20 रोजगार कार्यसमूह की पहली बैठक आज जोधपुर में हुई। रोजगार कार्यसमूह सतत, संतुलित, समावेशी और रोजगार समृद्ध विकास सुनिश्चित करने के लिए श्रम तथा रोजगार सहित अन्य सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया।
भारत 19 देशों, यूरोपीय संघ और 9 अतिथि देशों सहित 9 क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों की मेजबानी कर रहा है। आज आयोजित हुई सामूहिक चर्चा दुनिया के देशों में कौशल की मांग और आपूर्ति में सामंजस्य बनाने के लिए एक सामूहिक रोड मैप तैयार करने पर केंद्रित रही। विभिन्न विशेषज्ञों ने अब इसके लिए अपने सुझाव दिए और इस बात पर जोर दिया कि यदि दुनिया के देश इस विषय पर एकजुट होकर काम करते हैं तो इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। G20 के मंच पर यह विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें विकसित और विकासशील दोनों देश शामिल हैं। मेहमानों के लिए शहर के मशहूर उम्मेद भवन पैलेस में रंगारंग सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की भूमिका ग्लोबल लीडर की बन गई है। उन्होंने आज देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्रीय बजट मजबूत भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में किए गए विभिन्न प्रावधानों और योजनाओं से उत्तराखंड को विशेष रूप से लाभ होगा। प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति और जन सेवा केंद्रों से संबद्ध सेवा के बारे में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा नाबार्ड और सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के बीच किया गया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसे सभी पक्षों के लिए लाभकारी बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। महिला त्रिकोणीय T20 क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल मैच में भारत ने मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 110 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने 12 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 109 रन बनाए थे। हरलीन देओ ने 40 और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 21 रन की पारी खेली। सैफ अंडर-20 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप कल से ढाका में शुरू हो रही है। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत भूटान के साथ खेलकर करेगी। भारत और भूटान के अलावा इस चैंपियनशिप में मेजबान बांग्लादेश और नेपाल भी शामिल हैं। इन टीमों के बीच राउंड रॉबिन मैचों के बाद शीर्ष पर रहने वाली 2 टीमें फाइनल में पहुंचेंगी। फाइनल मुकाबला 9 फरवरी को खेला जाएगा। जाम्बिया के सांसदों के एक शिष्टमंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस शिष्टमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आज भारत और जाम्बिया के बीच मजबूत और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उन्होंने कहा कि जाम्बिया के संस्थापक और वहां के प्रथम राष्ट्रपति डॉ केनेथ कोंडा जैसे स्वाधीनता सेनानियों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, विशेषकर महात्मा गांधी से प्रेरणा ली थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 224 अंक बढ़कर 59,932 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 6 अंक घटकर 17,610 दर्ज हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य अंतर्देशीय कारोबार में $82.55 प्रति बैरल के आसपास चल रहा था। आकाशवाणी समाचार के लिए मनोज पाठक। सरकार ने कहा है कि डिजी यात्रा योजना कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा और हैदराबाद हवाई अड्डों पर इस वर्ष मार्च तक लागू कर दी जाएगी। डिजी यात्रा योजना में हवाई अड्डों पर बायोमेट्रिक बोर्डिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जिसमें यात्री के चेहरे की पहचान तकनीक के जरिए की जाती है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि डिजी यात्रा पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राजस्थान में जयपुर और जोधपुर के बीच विमान सेवा की शुरुआत की। इसका संचालन इंडिगो करेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी उग्रवादियों की हिंसा की निंदा की। भारतीय समुदाय और उनकी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का ऑस्ट्रेलिया से अनुरोध किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पिछले महीने जम्मू के नरवाल क्षेत्र में हुए विस्फोट में शामिल लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी को गिरफ्तार किया। त्रिपुरा में 16 फरवरी को विधानसभा चुनाव में 259 उम्मीदवार मैदान में। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी में भारत की अध्यक्षता में G20 समूह की पहली सतत वित्त कार्य समूह बैठक का उद्घाटन किया। और रेलवे ने यात्री किराए से आय में 73% की वृद्धि दर्ज की।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।